हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है संविधान की। उसमें मैंने जो है आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा की थी। और उम्मीद करती हूँ कि वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैंने सेकेंड लेक्चर लिया होगा कि हम भारत के संविधान और उसकी उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देशिका के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की जो उद्देशिका है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर को। मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर को इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी को इसको अपना लिया गया था। मतलब 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसे क्या किया गया था, पेश किया गया था। और 22 जनवरी को क्या किया गया था, इसे अपना लिया गया था। यानी कि 22 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो है उसको जो है क्या किया गया था, 1947 में इसे अपना लिया गया था। ये जो 22 जनवरी को इसे अपनाया गया था, यही आपकी क्या बन करके आई थी, उद्देशिका बन करके आई थी। देखिए, वैसे तो देखा जाए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च व्याख्याकर्ता अगर किसी को माना गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। हम सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता मानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी कुछ चीजों में फंस जाता है तो वो भी उद्देशिका की ही मदद लेता है। वो उद्देशिका के पन्नों को देख कर ही पता लगाता है कि संविधान को बनाने वाले यानी संविधान निर्माणकर्ता क्या चाहते थे, क्या मंशा थी उनकी। तो आप ये कह सकते हैं कि उद्देशिका का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है संविधान में। उद्देशिका अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वो संविधान को समझने के लिए बहुत मदद करती है। संविधान को समझने के लिए उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा इंडेक्स है जो संविधान के अंदर क्या लिखा गया है उसको समझने में बहुत मदद करती है। संविधान सभा में संविधान बनाने वालों के मन में क्या चल रहा था, इसकी व्याख्या सब उद्देशिका बहुत अच्छी करती है। तो आप ये कहिए कि उद्देशिका को पढ़ करके हम पता लगा सकते हैं कि संविधान के हर पन्ने पर क्या लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे तो आप भारतीय नागरिक हैं और आपको ये याद होना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं याद है तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समृद्ध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में शक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर कि अंतिम लाइन जो लिखी गई है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब अधिनियमित किया गया था, कब आत्म किया गया था। तो आपको वहां पर 26 नवंबर 1949 ही टिक करके आना है। आपको वहां पर 26 जनवरी 1950 टिक करके नहीं आना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस पेज से पहला तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई बताइए अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत की उद्देशिका आपको समझ में आई होगी। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग हम सब मिल करके भारत को एक संपूर्ण समृद्ध संपन्न समाजवादी देश बनाते हैं। उसके पंथ निरपेक्ष है वो, उसकी लोकतंत्र गणराज्य को सब नागरिक मिल करके वहां पर लोगों का न्याय सुनिश्चित करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, समता देंगे। इसको आगे हम समझेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी पृष्ठभूमि या थोड़ी थोड़ी सी मंशा समझ में आ रही होगी कि संविधान बनाने वाले अंदर क्या चाहते थे। चलिए अंदर के पन्नों पर देखते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान की आदर्श वाक्य जो है, संविधान में जो उद्देशिका है वो कहाँ से ली गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आप एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका के भी मूल संविधान में प्रस्तावना नहीं थी। अमेरिका ने भी इसे अमेंडमेंट द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है। तो हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया हुआ है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि भाषा कहाँ से लिया है तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक करके आएंगे। और अगर आपसे पूछता है कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है तो हमने अमेरिका से लिया है। लेने का मतलब ये नहीं कि हमने कॉपी कर लिया है, हमने उसकी प्रेरणा ली है। इसके बाद देखिए
कि प्रस्तावना का आदर्श जो है वो किसने दिया था, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इसकी 2 तारीखें आप इसको याद रखिए। पहली तारीख है जो आप पहली तारीख जो है वो है आपकी इसे प्रस्तुत करने की, और दूसरी है अपनाने की। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, आपको 2 तारीखें याद रखनी है। पहली याद रखनी है आपको 11 दिसंबर, और दूसरी याद रखनी है आपको 22 जनवरी, जब इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखना कि 13 दिसंबर, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, अगर मैंने पीछे भी यही बोला हो तो 13 दिसंबर को इसे क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी को क्या किया था, इसे अपनाया गया था। अब इसके बाद देखिए अंगीकरण किया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 22 जनवरी 1947 को किया गया था, इसको अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि अपना लिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ तारीखें हो गई। कहाँ से लिया गया है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आपने आगे देखा भी था, यहाँ पे दिया गया है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो कभी कभी एग्जामिनर इन शब्दों के मतलब आपसे पूछ लेता है, इन शब्दों के मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रभुत्व। भारत स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही अपनी नीतियों और निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। देखिए भारत एक उपनिवेशिक राष्ट्र रहा है, ब्रिटेन ने हम पर 100 सालों से भी ज्यादा क्या किया है, शासन किया है। आप जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता है कि भारत ने हम पर, ब्रिटेन ने हम पर इतने अत्याचार किए हैं कि हमें अपनी मर्जी की फसल उगाने का भी अधिकार हमसे छीन लिया था। अपनी मर्जी का हम उद्योग नहीं कर सकते थे, यहाँ तक हम अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने सबसे पहले यही सोचा कि भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा। लेकिन कुछ लोगों ने भारत पर एलिगेशन भी लगाए, आरोप भी लगाए, यानी कि आप लोगों का मतलब यहाँ पर कुछ राष्ट्र से है। उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रमंडल, क्योंकि 1947 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है तो इसका मतलब वो संप्रभु नहीं है, बट ऐसा नहीं है। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना भी भारत की अपनी मर्जी थी, तो इसीलिए संप्रभुता हमारी जो है वो वैसे ही बनी हुई है। फिर समाजवाद देखिए, समाजवादी, समाजवाद से तात्पर्य होता है जहाँ पे समानताएं जो हों और असमानताओं को कम किया जाए। लेकिन भारत ने जो समाजवाद अपनाया है वो कार्ल का समाजवाद नहीं है, बल्कि वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से क्या है, मिला जुला समाजवाद है। यानी गांधी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, और नेहरू कहते थे कि आधुनिकता को अपनाओ। तो हमने उस समाजवाद को अपनाया है जहां हम दोनों का मिला जुला समन्वय लेके चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब ये होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सभी धर्मों से नफरत करेगा, उसका तो अपना कोई धर्म ही नहीं है। भारत किसी भी धर्म को लेकर के तटस्थ है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ तटस्थता से है कि वो किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, बल्कि वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मानित करता है। लोकतांत्रिक, इसका मतलब है कि भारत में सरकार का गठन लोगों द्वारा होगा, चुनाव के माध्यम से होगा। प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। और आपको हम एक बात और बता देते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। अप्रत्यक्ष है, यानी भारत में स्वयं जनता शासन नहीं करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा शासन कराती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यहाँ पर, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, यानी उसका चुनाव होगा, ना कि कोई स्वतंत्र या अनुवांशिक। जैसा ब्रिटेन में देखते होंगे कि राजकुमारी है, उनका राजकुमारी है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति जो होगा उसका क्या होगा, निर्वाचित होगा, वो क्या होगा, उसका निर्वाचन होगा। तो इन शब्दों का मतलब आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगी, संप्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब है कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है, नेहरू और गांधी जी की विचारधाराओं का मिला जुला समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष कहता है कि भारत किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि समान धर्मों के प्रति अपना रुख रखता है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों का शासन है यहाँ पर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है। गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी जो प्रमुख होगा, जो मुखिया होगा, उसका निर्वाचन होगा, वंशानुगत वो नहीं होगा। तो ये शब्द आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखिए हम बात करते हैं। अब आपने देखा होगा, पहले यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमने देखा हम भारत के लोग, मतलब संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इन शब्दों को तो हमने ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय हैं।
और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता है। आप देखते हैं ये क्या है? तो आपकी उद्देशिका बताती है कि भारत जो है वो लोगों को 5 प्रकार के न्याय देता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है और 3 प्रकार की क्या देता है? न्याय देता है। अगर आप न्याय की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन-कौन से न्याय हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो न्याय है वो सबसे पहले बात की गई है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है आप इसको समझिए। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि ये एक लाइन है, इस पे भारत का हर व्यक्ति खड़ा है। ये भारत की अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति है और ये पहली पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है। यानी भारत की कोई भी चीज होगी तो जब लोगों में जाएगी तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। यानी कि हम सामाजिक न्याय देंगे, हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। उसके बाद आर्थिक न्याय है, कहने का मतलब है रोजगार का सबको अधिकार है। उसके बाद राजनीतिक न्याय है कि अगर सबको अधिकार है वोट देने का। आप देखिए अगर अंबानी को वोट देने का अधिकार है तो रिक्शा चलाने वाले को भी वोट देने का अधिकार है। पहले के टाइम पर आपको पता है कि ब्रिटेन ने हमारे साथ क्या किया था कि हमें चुनाव का तो आप छोड़िए, कितनी असमानताएं हमारे साथ थी। आपको इतिहास के पन्नों में अगर आप उनको पलटेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें 3 प्रकार के न्याय मिले हैं। अब बात ये आती है कि ये 3 प्रकार के न्याय भारत ने कहाँ से लिए और कहाँ से सीखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो 3 प्रकार के जो हमारे न्याय हैं, वो 3 प्रकार के न्याय हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं रूस से। ये हमने रूस से लिए हैं। 3 प्रकार के न्याय जो हैं, ये हमने रूस से लिए हैं। ये हमने रूस से लिए हैं और इन 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या आगे आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिलती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 प्रकार के न्याय जो उद्देशिका में बात की गई है वो और कहाँ है। ये डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है। तो यही मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। ये स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने फ्रांस से ली है। ये स्वतंत्रता हमने फ्रांस से ली है और ये जो स्वतंत्रता है ये आपको आगे फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलेगी। ये फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने को मिलेगी। विचार का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का विचार कर सकते हैं, आपको सोचने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है 19 में आपने देखा है कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वास का मतलब है आप पत्थर को भी पूछ सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब यह आप किसी भी धर्म को माने, आप ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, किसी भी धर्म को माने। और उपासना का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति की पूजा करें, किसी भी पत्थर की पूजा करें, किसी भी देवता की पूजा करें। आप स्वतंत्र हैं अपनी उपासना करने के लिए। भारत का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो देखिए आप 3 प्रकार के न्याय देखिए आपने और 5 प्रकार की आपने क्या देखी? स्वतंत्रता देखी। 3 प्रकार के न्याय जो थे हमारे वो रूस से लिए गए थे और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी वो कहाँ से ली गई है? वो हमारी ली गई है आपकी रूस से ली गई हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं 5 प्रकार के न्याय, सॉरी 3 प्रकार के न्याय और आपका ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं और देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं, इसी स्लाइड में बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के देखिए आपको समता देखने को मिल रहा है। 2 प्रकार की जो समता है वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ पे 2 प्रकार की समता की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा और उसे अवसर की समता दी जाएगी। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की गई है। तो मेरे ख्याल से ये आपको जितने भी ये शब्द हैं ये अपने आप में संविधान का एक अंग है, एक पहलू है, एक भाग है जो विस्तृत व्याख्या की गई है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आप स्वतंत्रताएं पढ़ते हैं। अगर आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में आप न्याय पढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर देखने को आपको मिलेगा, अखंडता और एकता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो उद्देशिका है वो इस प्रकार से रची गई है कि इसमें जो है ये आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आगे चलिए अब बात ये आती है कि क्या हम उद्देशिका को देख करके लोगों को न्याय दे सकते हैं? क्या उद्देशिका न्यायोचित है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द बताना चाहती हूँ। शब्दों का आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या उद्देशिका न्यायोचित है? क्या उद्देशिका न्यायोचित है? यानी कि इसमें जो लिखा है उसको देख करके कोई व्यक्ति अदालत में न्याय मांग सकता है? तो आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। उद्देशिका न्यायोचित नहीं है, ना ही ये वाद योग है। इसको भी मैं आपकी ब्रीफ व्याख्या करती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 2 शब्दों को ध्यान में रखिए कि ना ही ये न्यायोचित है और ना ही ये वाद योग है। ये ना न्यायोचित है और ना ही ये वाद योग है। अब बात ये आती है कि ये कहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ना न्यायोचित है ना वाद योग है?
तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 केस दिख रहे होंगे, ये तीनों केस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 3 केस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला केस है आपका बेरूबाड़ी केस, पहला केस है आपका बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस आपका 1960 का है। बेरूबाड़ी केस में साफ साफ कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यानी कि मैंने सारे कवर किए हैं। चलिए एक बार जल्दी से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको प्रस्तावना में दो दो नहीं बल्कि 3 तारीखें मैंने आपको बताई हैं। 3 तारीखों का संबंध आपकी प्रस्तावना से है। पहली तारीख है आपकी कि प्रस्तावना कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है। इसके बाद प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई है, 13 दिसंबर को 1946 को प्रस्तुत की गई है। पूछेगा आपसे कि कब इसे अपनाया गया है, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया है, इसे अपनाया गया है। ये तो आपकी 3 तारीखें हो गई जो आपसे प्रस्तावना से पूछी जाती हैं। इसके बाद देखिए ये शब्द हैं, कभी कभी अरेंज करने को भी आता है। संपूर्ण, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इनका मैंने आपको मतलब बता दिया है। इसमें से पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जो है ये आपके अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये अंतिम और पहला संविधान संशोधन है। इसके बाद अब तक कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है। ये आपका हो गया समाजवाद, ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष और ये हो गया आपका अखंडता। ये जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके संविधान में आपकी उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनकी चर्चा और कहाँ की गई है, तो इनकी चर्चा की गई है आपके बीपीएससी में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए हैं। आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो इनकी चर्चा एफआर में की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स में की गई है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए गए हैं फ्रांस से लिए गए हैं। इसके बाद पूछता है आपसे कि यहाँ पे कितने प्रकार की समताएं हैं, तो 2 प्रकार की समता है, अवसर की और प्रतिष्ठा की। इसके बाद आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए हम अखंडता बनाते हैं, बात कहाँ की गई है, उद्देशिका में की गई है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है, पालकी वाला ने कहा है ये परिचय पत्र है। भार्गव ने इसको आत्मा कहा है। मुंशी ने इसको, हाँ बिल्कुल आप मुंशी आप याद कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि मुंशी ने इसको विश्व का फल कहा है, आंदर्स ने इसको पूंजी कहा है और अंबेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा है। ये इसके उपनाम हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया है। आप याद रखिएगा कि संविधान में प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, ना ही न्यायोचित है। ये अपरिवर्तनीय है। कैसी है, ये अपरिवर्तनीय है। इस शब्दों से भी एग्जामिनर बहुत खेलता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये अपरिवर्तनीय है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको उद्देशिका पढ़ाया है। आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ऐसे आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। मेरी तरफ से थैंक यू। आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।